हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जसमीत क्लासेस। आपका स्वागत है। मेरा नाम विशाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम बीए यानी सेकंड ईयर की वीडियो पसंद आई। तो आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3 यानी बीकॉम बीए थर्ड ईयर की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपकी जो थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स है उस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो आपको आंसर्स देने हैं वो थ्योरेटिकली वर्ड टू वर्ड आंसर देने हैं। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इज इंडिया अंडर डेवलप्ड। हिंदी में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है, क्या भारत एक अल्प विकसित देश है। तो सबसे पहले तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी 3 तरह की होती है। एक होती है डेवलप्ड, एक अंडर डेवलप्ड और एक है डेवलपिंग। तो इंडिया अगर बेसिकली देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि जो विकास कर रहा है, डेवलपिंग मीन्स विकासशील, जो विकास कर रहा है। अंडर डेवलप्ड जो डेवलप्ड कंट्री से, विकासशील देशों से भी बहुत नीचे है, डेवलपिंग कंट्री से बहुत नीचे है। और डेवलप्ड जो बहुत डेवलप कर चुका है, उसकी इकोनॉमी बहुत हाई है, नेशनल इनकम बहुत हाई होती है। तो सबसे पहले तो हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा है तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली, यही इसकी डेफिनेशन बनाती है। पहला तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, यानी निम्न जीवन स्तर, यानी रहने का जो स्तर है बहुत कम होता है, लोग इनकम अच्छी नहीं होती, लोगों के पास घर नहीं होता, बहुत लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, बेसिक चीज़ों की ज़रूरत उनकी पूरी नहीं हो पाती। दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, संसाधन नहीं होंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, चीज़ों को यूज़ करने के लिए संसाधनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर जिस देश की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय यूएस यानी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से अगर कम है तो उस देश को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन में आप देख सकते हो, इन तीनों को मिला के इनकी डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन बेसिक फीचर्स इसके बताऊं कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं, उनको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखें, कुल मिला के मैंने 5 फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये मेन फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिक फीचर्स कौन कौन से जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को बताता है। पहला कि वहाँ की जो नेशनल इनकम है बड़ी लो होती है, लो नेशनल इनकम या लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसे हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो कह सकते हैं कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम कम हो वो इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है। दूसरा, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव। किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यू नीड कैपिटल, आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट क्या प्रोवाइड कराओगे, आप कोई भी चीज़ किस तरह शुरुआत करोगे। तो पूंजी का अभाव उस देश में होता है जो अंडर डेवलप्ड होता है। हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, जिस देश में 80% से भी ज़्यादा, या मैं यूँ कहूँ कि 75% या 70% से भी ज़्यादा अगर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं तो वो देश अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि उनके पास खेती करने के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो देश डिपेंड ज़्यादा करें एग्रीकल्चर पर वो देश क्या कहलाएगा, अंडर डेवलप्ड। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूज पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या। अगर किसी फैमिली में पॉपुलेशन या किसी फैमिली मेंबर्स अगर ज़्यादा होते हैं और उनकी इनकम अगर कम हो तो फैमिली को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी तरह से एक देश में अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो उस देश को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो हाई पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। फिर है लास्ट फैक्टर, जो लास्ट फीचर है वो है अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, असंतुलित भुगतान शेष। हाँ जी, अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी कौन सी अर्थव्यवस्था है, क्या ये एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्या ये डेवलप्ड इकोनॉमी है या ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं।
तो इंडियन इकोनॉमी की पहली विशेषता है एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आधिक्य। हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ज़्यादा पॉपुलेशन का बर्डन होने की वजह से उसके रिसोर्स पर बर्डन पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, उन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होना एक देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक फीचर है। सेकंड, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, निर्धनता और बेरोजगारी। हमारे देश में लगभग 29 से 30% लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बेरोजगार इसलिए गरीब हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वो गरीब होंगे। थर्ड फीचर है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय व संपत्ति की असमानता। हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं। तो इनके बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अमीरी और गरीबी का जो गैप है ये बहुत बेकार चीज़ है। इसलिए आय की असमानता का अर्थ है देश में इनका गैप जितना ज़्यादा बढ़ेगा, देश में समानता बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार गरीबों को सब्सिडी देती है और अमीरों को टैक्स लगाती है, ताकि कुछ हद तक इनकी जो इनकम का जो लेवल है वो करीब करीब आ सके। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है। अगला फीचर है जो इंडियन इकोनॉमी का है वो हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, कृषि की प्रधानता। हालांकि देश की आज़ादी के समय, देश जब आज़ाद हुआ ही था, उस टाइम देश में लगभग 70-80% लोग जो खेती करते थे। आज की तारीख में बात करें तो 48 से 52-55% लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हमारा देश यानी अब भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करता है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में वो जाना पसंद नहीं करता। फिफ्थ है लैक ऑफ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज। जैसा ही बताया, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में लोग कम हैं। इंडिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, जिससे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, जॉब मिले। इसलिए इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत कम मानी जाती है। लो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, न्यून या निम्न स्तर का राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय का स्तर। तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो पर कैपिटल इनकम जिसको बोलते हैं, यानी नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम दोनों का लेवल दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इन फीचर से पता लगता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। लेकिन इंडिया को हम डेवलपिंग नेशन ही कहेंगे, क्योंकि इंडिया इन सब को अचीव करने में बहुत बेटर प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं कह सकते, वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी ही मानी जाती है। डेवलपिंग मतलब जो अभी विकास कर रहा है। तो इसलिए कुछ फीचर्स इंडिया के हालांकि अंडर डेवलप्ड के पाए जाते हैं, बट क्योंकि इंडिया इन सब को प्रयास करने में सफल रहा है और कर रहा है इन सबको अचीव करने में, इसलिए इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी कही जाएगी। जी, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के विषैले चक्र का वर्णन करें। सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस मतलब विषैला, जिसमें जहर भरा हो, या अगर देखें तो एक ऐसी साइकिल जिसमें आप घूमते जा रहे हो, एक जगह से आप शुरू करते हो और वापस उस जगह पे आ जाते हो, तो एक साइकिल है। तो एक चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो। तो ये गरीबी का चक्र क्या चीज़ है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। एक किसान जो बहुत गरीब है, उसके पास बहुत कम बीज हैं, सीड्स हैं अपनी खेती करने के लिए। तो एक तरह से वो किसान क्या है, वो एक आर्थिक पिछड़ा हुआ किसान है, यानी बैकवर्ड इकोनॉमी है वो किसान। तो उसने खेती करी तो इतनी खास खेती उससे होगी नहीं, कोई फसलें उसकी उतनी अच्छी उत्पादकता नहीं देंगे। तो अगर वो अच्छी क्रॉप उसकी नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो इनकम होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जिसको उतनी चाहिए, यानी लो रियल इनकम होगी उसकी, निम्न वास्तविक आय। तो अगर इनकम ही नहीं होगी, जब इनकम इतनी कम होगी तो वो बचाएगा क्या, और जब बचाएगा ही नहीं, पैसे बचेंगे नहीं, तो वो आगे जाके इन्वेस्ट क्या करेगा किसी चीज़ में। तो इन्वेस्ट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगी।
पूंजी निर्माण कम होगा और उससे फिर से प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, उसको बीज नहीं मिलेंगे फिर से आने वाले सीज़न के लिए, तो फिर से वो पिछड़ जाएगा। तो एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू की ये बात है। लेकिन अगर हम बात करें देश की, अगर एक देश पहले से ही आर्थिक पिछड़ा हुआ है, इफ अ कंट्री इज ऑलरेडी बैकवर्ड इकोनॉमी, इट मीन्स द इनकम विल बी लो। रियल इनकम क्या होगी? वो लो होगी, निम्न वास्तविक आय। और अगर इनकम कम होगी तो उस देश की सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कम होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? उनके पास पैसे नहीं रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम, तो वो ही नहीं हो पाएगी, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी और वो फिर से बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये एक सर्कल है जिसमें एक देश की इकोनॉमी घूमती रहती है। तो विशेष सर्कल, इससे कभी भी हमारा छुटकारा हो ही नहीं पा रहा है, तो वो गरीब है, तो उसका सोल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए कुछ मेजर्स हैं, मेजर्स टू ब्रेक वीसी यानी विशियस सर्कल। तो ऐसे तोड़ने के क्या क्या उपाय हैं? तो यहाँ पे आप खुश हो सकते हैं अगर एक पुअर है उसको ये उपाय पता लग जाए। तो एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पहला उपाय तो है इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर कैपिटल, पूंजी की मांग में वृद्धि। हालांकि यहाँ पे आप सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ लिख सकते हो। तो यहाँ पर लोग पूंजी की डिमांड ही नहीं करो, उसके लिए पूंजी की मांग में वृद्धि कैसे होगी? अगर लोग कैपिटल की डिमांड करेंगे, पैसा चाहेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे देश की तरक्की होगी। बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित वृद्धि। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है देश के डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होना। लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई भी उसी तरह से होनी चाहिए। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं और चीज़ों की सप्लाई नहीं हो रही है तो डिमांड करने का फ़ायदा ही नहीं, और अगर सप्लाई हो रही है और लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई का फ़ायदा क्या? इसलिए दोनों में एक बैलेंस ग्रोथ हो तो एक देश की तरक्की में फ़ायदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है और बहुत कम डिमांड, या बहुत ज़्यादा डिमांड है बहुत कम सप्लाई। थोड़े इस पर हल्का फुल्का बैलेंस ज़रूरी है। बचत प्रोत्साहन, प्रमोटिंग वॉलंटरी सेविंग का मतलब होता है कि लोग खर्चा तो करते ही हैं, लेकिन खर्चा करें लेकिन कुछ पैसा बचाएं भी। हालांकि खर्चा करने से भी देश की तरक्की होती है क्योंकि वो कंजम्पशन का लेवल बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सेविंग करोगे तो आपके पास इतना सफिशिएंट बैलेंस होगा, पैसा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो सेविंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में वृद्धि। अब हमारी देश की पॉलिसी तो यही है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? देश में बनाओ, देश में बेचो, और जो बना है वो बाहर भी बेचो। इसका मतलब यह है कि हमें दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट भी करें, लेकिन सिर्फ इतना करें जितनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो आपके देश में ऑलरेडी है उसको क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं आप? इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, यानी विदेशी विनिमय दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आएगी। तो ये विदेशी व्यापार में वृद्धि से भी एक विशेष सर्कल टूट सकता है। उसके बाद है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है सरकार द्वारा किया गया निवेश। जब गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती है, एक खुद अपने भागीदारी दिखाती है देश की तरक्की के लिए, कुछ चीज़ें जो जहाँ पर लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर सरकार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, एक सरकार बिजली बनाती है, सरकार पूरे के पूरे रेलवेज को कंट्रोल करती है, तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट सरकार कंट्रोल करती है, तो वहाँ पे सरकार और बढ़ोतरी करे तो देश को फ़ायदा हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, ये मेन पॉइंट है जिससे एक देश का विशेष सर्कल टूट सकता है। तो यहाँ पर ये सर्कुलर डायग्राम है, आप वो देखें। एग्जाम में अगर आए तो पहले विशेष सर्कल की डेफिनेशन बताएंगे, सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे, स्माइलीज बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ मेजर्स ये लिखने हैं और उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिस्क्राइब द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड इट्स मेजर्स, एनालाइज द डेमोग्राफिक ट्रेंड या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी इसको कह सकते हैं। थ्योरी, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या व इसके उपायों की विवेचना कीजिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत समझाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, मतलब सिर्फ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एग्जाम में पूछता है वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में बता देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स और मेजर्स भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं।
लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है वो है डेमोग्राफिक ट्रेंड थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। लेकिन पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो पॉपुलेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, देश में लोगों का बढ़ना, लोगों की जनसंख्या बढ़ना। तो पहले हम इंडिया के एक डेमोग्राफी की बात करते हैं कि इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2.42% है। यानी इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट सबसे बड़ा देश है, 7वें नंबर पे आता है। लेकिन इसका जो एरिया है, जो लैंड एरिया है, वो है सिर्फ 2.42%। और इस छोटे से एरिया में पूरे वर्ल्ड का 16.7% पॉपुलेशन जो है यहाँ पे रहती है पूरे वर्ल्ड की। तो अगर आप छोटा सा ट्रेंड देखें, ऐसे तो ट्रेंड बहुत बड़े लेवल का 1911 से लेकर आप अभी तक देखो 2020 चल रहा है, यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा, इसलिए इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस शुरू के आप 4-5 साल का ट्रेंड याद करो, डेटा याद करो, और आखिरी के 4-5 साल का डेटा याद करो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो 1911 में यानी 1911 में पॉपुलेशन हमारे देश में थी सिर्फ 25.2 करोड़। फिर 1921 में घट गई। याद रखना 1921 एक ऐसा साल था जिसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। ये एक ऐसा साल है जहाँ पर देश की पॉपुलेशन बढ़ी नहीं थी, घटी ही थी। लेकिन 1921 के बाद देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद कभी भी नहीं घटी। तो 1931 में देश की पॉपुलेशन हो गई 27.9 करोड़। 2011 में, अब देखो इतना जंप किया मैंने, 1931 के बाद 2011 में का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, इस वजह से ज़्यादा डेटा लिखने की जरूरत नहीं। 2011 में वो था 121 करोड़ और आज 2020 है, लगभग एस्टिमेट लगाया जाता है कि 130 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे देश में पॉपुलेशन है। तो ये हमारा जो है एक पॉपुलेशन का ट्रेंड है, जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने का क्या कारण है, कॉजेज़ क्या है? पहला कारण तो है हाई बर्थ रेट, ऊंची जन्म दर। बर्थ रेट का मतलब होता है एक देश में पर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा होते हैं, पर 1000 पे। तो हमारे देश की जो बर्थ रेट है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हाई बर्थ रेट से पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन लेवल, लोगों में अगर अशिक्षा और अज्ञानता का भाव होगा, अगर उनमें ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उससे पॉपुलेशन बढ़ती है। गरीबी, निर्धन जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर परिवार में ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे और कमाई से हमें फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिवाइड इफेक्ट, विभाजन प्रभाव। इंडिया और पाकिस्तान यानी जब अलग हुए थे तो उस टाइम 81% पॉपुलेशन इंडिया में रह गई थी और बाकी 98% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान चली गई थी। तो यानी पॉपुलेशन का इफेक्ट भी इंडिया पर पड़ा, डिवाइड इफेक्ट भी इंडिया पर पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं मोर रिफ्यूजीज। 1971 के बाद जब अब बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज हमारे देश में आए और उनसे भी हमारे देश की पॉपुलेशन जो है बढ़ी है, हालांकि उनको हम शरणागति दे रहे हैं। उसके बाद इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? कुछ उपाय मैंने मेजर्स लिखे हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे मेजर्स लिख सकते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का पहला तो है बर्थ रेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है उसको ठीक करें। बर्थ रेट जो है इंक्रीज़ है उसकी रेट को ठीक करें, ठीक है, यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ बर्थ रेट इंक्रीज, यहाँ पे कोई लिखना चाहिए था। स्प्रेडिंग एजुकेशन, लोगों में शिक्षा का जो अभाव है उसको ठीक किया जाए, उनको शिक्षा दी जाए। स्टॉपिंग अर्ली मैरिज, बहुत जल्दी जो बाल विवाह हो जाते हैं, हालांकि ये थोड़ी प्रथा कम हो रही है, लेकिन फिर भी जो उनका एक पीरियड होता है उस समय उनकी शादी कराया जाए लड़का लड़की की, तो ये भी एक उपाय है। अगला है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। अगर शादीशुदा लोग परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग करके चलें तो उससे भी पॉपुलेशन में जो है कंट्रोल में फ़ायदा हो सकता है। जो अगला पार्ट है जो मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। ये 3 स्टेज पर डिपेंड करता है, 3 स्टेज के बेसिस पर ये काम करता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 प्रथमावस्था क्या कहती है, वो अवस्था, वो स्टेज जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। तो अगर जिस देश का बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन यानी बढ़ रही है। अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है,
उसका मतलब वो देश किस तरह का होगा, वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगा, आर्थिक पिछड़ापन अल्प विकसित देश वो कहलाएगा। यानी स्टेज 1 में दोनों ही रेट हाई हैं, बर्थ रेट भी डेथ रेट भी। स्टेज 2 की बात करें जो कि द्वितीय अवस्था है, जहाँ पर बर्थ रेट तो हाई होता है लेकिन डेथ रेट कम होती है। यानी लोगों की बर्थ रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम है, वहाँ पे डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम जो है जो डेथ होती है बच्चे की वो नहीं होती, तो यानी बर्थ रेट ज़्यादा है। और लो डेथ रेट यानी डेथ रेट का टाइम भी जो है बहुत कम है। तो इसका मतलब वो जो देश है ऊंची जन्म दर व उसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, डेवलपिंग इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था वो कहलाती है। उसके बाद हमारा जो है स्टेज 3 तृतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ पर जिस देश की बर्थ रेट भी कम हो और डेथ रेट भी कम हो, यानी बर्थ रेट लो है यानी पॉपुलेशन जो है कम है, और जो डेथ रेट है वो भी कम है, यानी वो देश जो है डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाता है। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं, ये 3 स्टेजेस ये कहलाती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसके हिसाब से आपको ये थ्योरी एग्जाम में लिखनी है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट। यानी भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं, इसे ठीक करने के उपाय समझाएं। अब देखो, भारत में लोग खेती करते हैं लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है इतनी अच्छी नहीं है। देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी उपज हो उस तरह से उपज नहीं हो पाती। जैसे मान लो आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर आए, लेकिन कितने आते हैं आपके 100 में से, तो 100 आते ही नहीं ना, बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के। इसलिए बहुत सारे किसान सोचते हैं कि जिस तरह की उनकी ज़मीन है उस ज़मीन पर उनकी उपज बहुत हो। सपोज़ वो चाहते हैं कि हमारे 10 एकड़ की ज़मीन है, इस पर इतनी उपज हो, या सपोज़ इस पर 100 किलो जो है गेहूँ उगे, लेकिन सपोज 100 किलो नहीं उग पाता, उससे कम ही उग पाता है, तो क्या है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो पाती है। वो किस कारणों से होती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को आज हम पढ़ते हैं। तो पहला, इसके वैसे बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के भी सब पॉइंट्स हैं। तो पहला फैक्टर है जनरल कॉज, यानी सामान्य कारक, सामान्य कारण, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज, तकनीकी कारक, और इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, संस्थागत कारक। तो पहले हम बात करते हैं जनरल कॉजेज की। तो जनरल कॉजेज में आता है क्वालिटी ऑफ लेबर इज पुअर एंड हैव लेस प्रोडक्टिविटी, यानी श्रम की कम उत्पादकता व निम्न क्षमता। यानी जो लोग खेती करते हैं उनको लगता है कि हमें बहुत अच्छी खेती आती है, लेकिन दे आर नॉट गुड। तो उनकी जो उत्पादकता है, जो उनकी जो क्वालिटी है लेबर की, वो इतनी अच्छी नहीं है, जिससे प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाती है कि क्वालिटी ऑफ लेबर इज नॉट गुड। हैवी प्रेशर ऑन लैंड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इसको ये भी कह सकते हैं, यानी भूमि पर अधिक दबाव। देखो, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी हमें उतना ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी भूमि की आवश्यकता होगी, वो तो जंगल काटने पड़ेंगे, तो यानी ज़मीन की कमी है। अब किसान खेती करने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन तो चाहिए, भूमि चाहिए, लेकिन अगर वही नहीं होगी तो खेती कहाँ से करेंगे। फिर कुछ कारक हैं, एक तो हमारे जनरल कॉजेज है, फिर टेक्नोलॉजिकल कॉजेज। टेक्नोलॉजिकल कॉजेज में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि लिमिटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का सीमित उपयोग। जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा था कि टिड्डो यानी लोकस्ट अटैक क्रॉप्स पे हो रहा है। लोकस्ट एक तरह से इंसेक्ट है जो आपकी खेती को बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत सारे पेस्ट हैं, पेस्टिसाइड्स जिसके लिए हम डालते हैं, जिससे वो मर जाते हैं, इंसेक्ट की दवाई छिड़कते हैं ताकि जो फसल है वो ख़राब ना हो। हालांकि ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना ही करें जिससे आपकी खेती अच्छी हो और उनको नुकसान ना हो। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कहते हैं कि करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ ना भी करें, लेकिन पेस्टिसाइड यूज़ ना भी करें तो उससे नुकसान हो जाता है क्योंकि फसलें इतनी अच्छी नहीं हो पाती। फिर है यूज़ ऑफ आउटडेटेड मेथड्स, पुराने तकनीकों का प्रयोग। बहुत सारे परसेंटेज पॉपुलेशन ऐसे किसानों की जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है खेती करने के लिए। अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है यानी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, उनके पास किस तरह से खेती करते हैं, उनके लिए टूल्स अवेलेबल नहीं है, हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, तो उस वजह से वो खेती में जो है मेथड डिले हो जाता है, उस वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है।
फिर लिमिटेड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों की जो प्रयोग है उसका जो कम प्रयोग होता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें इन बीजों का बात की गई है जिनकी खोज 1960s के अराउंड की गई थी, 1967-66 में। तो ये ऐसे बीज हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इन बीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो फसलें हैं उनका उत्पादक स्तर बढ़ जाता है। तो हमारे देश में इनका इस्तेमाल बहुत कम लेवल पे किया जाता है। HYV सीड्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। फिर अगला है डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज यानी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा देश। यानी इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ट्यूबवेल की सुविधा आपको गांव-गांव में ट्यूबवेल तो दिख जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल की सुविधा है, पानी की सुविधा नहीं है। तो सोचते हैं कब बारिश होगी और कब हमारी खेती अच्छी होगी। या तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे खेती खराब हो जाती है, या तो बारिश होती ही नहीं है। यानी परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। उसके बाद हमारा अगला जो कॉज है वो है इंस्टीट्यूशनल कॉज, संस्थागत कारक। संस्थागत कारक में क्या क्या आता है? पहला है साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, कृषि हेतु भूमि का छोटा आकार। अब एक किसान को खेती करने के लिए जमीन मिल गई सपोज, लेकिन अगर उसका जो साइज है वही स्मॉल है, वो चाहता है कि मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है, लेकिन वो साइज इतना स्मॉल है कि उसको ढंग से खेती नहीं कर पा रहा है। तो छोटे छोटे जो किसान होते हैं तो लैंडलेस लेबरर होते हैं, या तो किसी और के खेत में काम करते हैं, या फिर अगर उनका खुद का खेत है तो इतना स्मॉल है कि वो उस लेवल पे खेती नहीं कर पाता जितना वो चाहता है। तो ये हमारा एक इंस्टीट्यूशनल कॉज है। उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर, जमींदारों द्वारा शोषण। अब किसान के पास, जिसके पास पैसा नहीं होता, वो उधार लेता है, ऋण लेता है। तो उधार वो पसंद नहीं करता बैंकों से लेना ज़्यादा, वो पसंद करता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी गैर संस्थागत सोर्सेज, स्रोतों से, जैसे कि वहाँ के ज़मींदार। लेकिन ज़मींदार उनका शोषण करते हैं, उनसे खेती करा के उनसे ज़्यादा पैसा वसूल कर लेते हैं या उनसे ज़्यादा ब्याज ले लेते हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे होता है। अगला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ क्रेडिट, साख के संस्थागत स्रोत का खराब प्रदर्शन। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ही आते हैं बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बैंक संस्थाएं हैं। तो गांव के लोग उनसे लोन लेना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि इतनी लंबी लाइनें कौन लगाएगा, या इतना लंबा टाइम वो लगाते हैं, या उनके पास कागजात नहीं होते, डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है, तो उनको फिर पसंद नहीं है सब करना। यानी ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल सोर्स की पुअर परफॉर्मेंस है। उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बैंकों अगर किसानों को ज़्यादा लोन भी देंगे तो कर्जा वो नहीं दे पाते, तो माफ़ करना पड़ सकता है। तो खैर, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर जो हमारा देश का है वो पिछड़ा हुआ है। हालांकि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट। तो आपको स्टेप्स लिखने क्या है, जो चीज़ें आपने अभी फैक्टर्स पढ़े हैं बस उन्हीं को इम्प्रूवमेंट करना है, उन्हीं को कॉपी करके दोबारा लिख देना है। यानी उनके आगे लिखना है क्वालिटी ऑफ लेबर इज पुअर एंड हैव लेस प्रोडक्टिविटी। इसी को नीचे आप अलग से एक पैराग्राफ में लिखोगे, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। पहला स्टेप तो ये होगा कि लेबर की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाए, उनकी नॉलेज गेन किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट का भी चैनल है DD किसान, उस पर किसानों को मौसम के बारे में, फसलों के बारे में और बहुत सारी जानकारी दी जाती है, किस तरह से खेती करी जाती है और किसान अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हैवी प्रेशर ऑन लैंड एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भूमि पर अधिक दबाव। तो इसके लिए सरकार जो है लैंड रिफॉर्म्स सरकार ने किया, भूमि सुधार का एक प्रोसेस है जो और आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। एक लैंड रिफॉर्म का टॉपिक भी आपके एक कॉन्सेप्ट में है। तो सरकार भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड सी चीज़ें सब किसानों के लिए कर रही है। उनको सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हो उसके लिए कि लैंड सब्स्टिट्यूट हो या कुछ और वो खेती के अलावा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल कॉजेज में है लिमिटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। तो सरकार भी पेस्टिसाइड्स के लिए उनको या तो बहुत लो कॉस्ट में या कम लागत पे या फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराती है। आउटडेटेड मेथड हो गए हैं, तो जो किसान जो सक्षम नहीं है उनको ये सरकार लोन देती है, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म लोन देती है, ताकि वो उसके लिए टूल्स या मशीन खरीद पाए। लिमिटेड यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसका इस्तेमाल करने पर भी सरकार जोर देती है। तो आप ये लिख सकते हो डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए या पानी को बचाया जाए, उसके लिए ऐसे बीजों का आविष्कार किया जाए जो कम पानी की खपत लेते हैं।
इंस्टीट्यूशन में साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल। तो सरकार क्या करती है, लैंड रिफॉर्म में टॉपिक फिर से पढ़ेंगे, कंसोलिडेट कर देती है सारी ज़मीनों को, जो छोटी छोटी ज़मीन है वो कंसोलिडेट करके एक किसान को दे देती है। उसके लिए लैंड सीलिंग किया जाता है। तो ये लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट भी है आपका आगे। तो लैंड सीलिंग के अंदर जो छोटे छोटे जो ज़मीनें हैं उनको कंसोलिडेट करके यानी इकट्ठा करके, इकट्ठा तो कर नहीं सकते, मतलब एक ज़मीन प्रोवाइड कर दी जाती है किसानों के लिए। एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, ज़मींदारों द्वारा शोषण, ताकि ज़मींदार ज़्यादा शोषण ना करें उनके लिए अवेयरनेस सरकार ने फैलाई है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एक सोर्स है क्रेडिट का, जैसे कि आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, ऐसे ही गाँव का एक बैंक है जो खासकर रूरल में काम करता है, रूरल बेस्ड एरिया में काम करता है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास और खेती के लिए जो बैंक है वो नाबार्ड है। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। तो वो सोचता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं ताकि गांव में किसानों को ऋण दिया जा सके, लोन दिया जा सके। और आरआरबी है, रूरल रीजनल बैंक्स, जो छोटे छोटे गाँव में, दूर दराज गाँव में खोले गए बैंक है जो गाँव में लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उनकी सुधार से रिलेटेड। तो एक कॉन्सेप्ट आप देखें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये बीए बीकॉम के थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।